जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो सच हो गई है। 13 अप्रैल 2024 की देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यह पहली बार है जब ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया हो। अभी तक वो अपनी प्रॉक्सी गुटों के जरिए ही इजराइल को टारगेट करता था। ईरान ने 13 अप्रैल के हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया है। हमले के बाद बोला कि सीरिया में हमारे दूतावास पर हुआ अटैक का बदला है। पूरी खबर बताएं उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आपको दे देते हैं। ललन टॉप की जो टीम है, जो चुनावी यात्रा है, वो निकली हुई है। हम आपकी सीट पर आएँ इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया एक गूगल फॉर्म भरना है और हमें बस इतना बताना है कि आपकी सीट पर मुद्दे क्या हैं। कुछ सवाल और भी हैं और अगर उन सवालों के सही जवाब हुए तो फिर हम आपकी सीट पर ज़रूर आएंगे। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। ईरान ने यह भी कहा है कि हमारा बदला पूरा हो गया है, इस मामले को हमारी तरफ से खत्म समझा जाए, लेकिन आगे कोई हरकत हुई तो इसका अंजाम और बुरा होगा। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने चेतावनी दी है कि अगर किसी और देश ने इजराइल का साथ दिया तो वो भी हमारे निशाने पर होगा। इजराइल ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। इजराइल ने कहा कि ईरान के 99% अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया गया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये मामला खत्म भी नहीं हुआ है। भारतीय समय अनुसार शाम के 6 बजे इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई है। इसमें आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मीटिंग जारी थी। इससे जुड़ा अपडेट आपको ललन टॉप पर मिल जाएगा। फिलहाल आशंकाओं का बाजार गर्म है। इजराइल ईरान वॉर के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सीधी लड़ाई हुई फिर क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये समझने के लिए हमने दोनों देशों की सैन्य क्षमता का आकलन किया। एक एक कर जान लेते हैं दोनों के बारे में। शुरुआत सैनिकों की संख्या से है। ईरान के एक्टिव सैनिकों की संख्या 5,80,000 है, जबकि 3.5 लाख के रिजर्व फोर्स है। उनको फौज की ट्रेनिंग मिली है, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर लड़ने के लिए भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के पास एक पैरामिलिट्री फोर्स भी है। इसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC। इसकी स्थापना 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद की गई। इसको ईरान की रेगुलर फोर्स की ताकत को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। कालांतर में ये रेगुलर फोर्स से अधिक ताकतवर हो गई है। IRGC ईरान के साथ कई और देशों में भी एक्टिव है। उसके पास अलग थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। IRGC में तकरीबन 2,30,000 लड़ाके हैं। इसराइल के पास कितने सैनिक हैं अब ये आपको बताते हैं। इसराइल के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,69,500। इसके अलावा 4,65,000 रिजर्विस्ट हैं। अक्टूबर 2023 में आतंकी हमले के बाद उनमें से अधिकतर को लड़ने के लिए बुलाया जा चुका है। सैनिकों के मामले में ईरान इसराइल से आगे है। ईरान की आबादी भी 9 करोड़ के आसपास है, जबकि इसराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ है। इसके अलावा ईरान के पास उसके कई प्रॉक्सी गुट भी हैं। मसलन लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, गाजा में हमास आदि इन गुटों के पास भी हज़ारों लड़ाके हैं जो ज़रूरत पड़ने पर ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। इसराइल को सैनिकों के लिए काफ़ी हद तक खुद पर और अमेरिका पर निर्भर रहना होगा। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब हथियारों की बात कर लेते हैं। दोनों देश हथियार और सैन्य साजो सामान खुद बनाते हैं। टैंक से लेकर ड्रोन्स तक इसराइल में उसको अमेरिका से सपोर्ट मिलता है। इसराइल डिफेंस इक्विपमेंट्स का निर्यात भी करता है। भारत भी उसका खरीदार है। ईरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में सफल रहा है। जानकार कहते भी हैं इसमें उसको नॉर्थ कोरिया और रूस से मदद मिलती है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है। उसके पास ऐसे भी हथियार हो सकते हैं जो उसने अभी तक छिपा कर रखा हो। वो कम कीमत के प्रभावी ड्रोन्स भी बना रहा है। उसके ड्रोन्स रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर एक और दिक्कत आती है। ईरान और इसराइल के बीच का सबसे छोटा रास्ता लगभग 2000 किलोमीटर का है। फिर तो उसकी मिसाइलें और ड्रोन्स इसराइल के अंदर घुस ही नहीं पाएंगी। मगर ईरान के पास इसका भी एक रास्ता है। उसके प्रॉक्सी गुट हर तरफ फैले हुए हैं। वे ईरान की शह पर लेबनान या सीरिया से इसराइल को टारगेट कर सकते हैं। वहाँ से पूरा इसराइल ईरानी हथियारों की जद में आ जाता है। इसराइल के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। उसके हर साल अमेरिका से लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद भी मिलती है। गाजा जंग में भी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने पर्याप्त हथियार भेजे हैं। यानी हाल फिलहाल इसराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं होने वाली है। इसराइल के पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है परमाणु हथियार। दावा किया जाता है कि उसके पास कम से कम 80 परमाणु हथियार हैं। मगर इसराइल ने ना तो कभी ये बात मानी है और ना ही कभी इनकार ही किया है। क्या ईरान के पास भी परमाणु हथियार हैं? ईरान पर ऐसे आरोप लगते तो हैं कि उसने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। हालांकि उसके पास अभी कोई परमाणु बम है या नहीं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी। बाकी मामलों में कौन कहाँ पर है? 2024 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 145 देशों में ईरान की सेना 14वें नंबर पर आती है। इसराइल का नंबर 17वें पर है। ईरान के पास 551 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जबकि इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है। ईरान की नेवल फ्लीट में 101 जहाज हैं। इसराइल के पास 67, इसमें सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी ईरान इसराइल से बहुत आगे है।
कच्चे तेल के मामले में ईरान दुनिया में 9वें स्थान पर है। इसराइल के पास ऐसा कोई रिसोर्स है ही नहीं। अब बजट की बात कर लेते हैं। अगर बजट की बात करें तो 2022 में इसराइल का डिफेंस बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि ईरान ने डिफेंस में लगभग 60,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। यानी आकार और आबादी में छोटा होने के बावजूद इसराइल 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था। ये तो हुई सैन्य क्षमता की बात। अब ये जान लेते हैं कि कौन किसका साथी है। जंग की स्थिति में कौन सा देश किसके साथ जाएगा। इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में उसके कई मिलिट्री बेस हैं। जॉर्डन, सीरिया, इराक, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों में उसके हज़ारों सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले में शामिल होने से तो मना किया है, मगर वो इसराइल को डिफेंस में मदद कर सकता है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी उसका साथ दे सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने ईरान के हालिया हमले को इंटरसेप्ट करने में मदद की है। ईरान के पास उसके अपने प्रॉक्सी गुट हैं, जिनके बारे में हमने शुरुआत में ही बताया था। इसके अलावा चीन और रूस उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकते हैं। हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर से भी बात की। उनसे पूछा, इसराइल ईरान जंग की स्थिति में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में क्या गोल खिला सकती है, कौन किसके साथ जाएगा और उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब ये कितना स्केलेट होगा, कितना फैलेगा, कितनी दूर तक जाएगा, दोनों तरफ से, यानी कि कितने लंबा चलेगा और कितना फैलेगा, ये कहना भी मुश्किल है। इसराइल और ईरान के बीच में एक तरह से कहें तो ये पहली बार है जिसमें डायरेक्ट अटैक किया है ईरान ने इसराइल के अंदर। जो डमस्कस पे इसराइल ने अटैक किया था वो भी ईरानियन टेरिटरी पे अटैक नहीं था, हालांकि किसी कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो होती है वो उसका सॉवरेन टेरिटरी माना जाता है, जिसको बेसिस पे ईरान ने ये कहा है कि हमने डायरेक्ट हमला किया है। तो कितना फैलेगा और कब तक चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक गंभीर और नाजुक मोड़ पे मिडिल ईस्ट अभी है। वॉर की सिचुएशन काफी हद तक वॉर के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं और फैलने के चांसेस भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से एक रिस्ट्रेन्ड जो रिस्पांस है वो दिख रहा है, इस तरह से कि ईरान भी बहुत डायरेक्ट यूएस और इसराइल के अगेंस्ट एक वॉर नहीं चाहता है। और अभी चूंकि इसराइल ऑलरेडी हमास में एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, एक वॉर पे है, तो ये दूसरा फ्रंट खोलना नहीं चाहेगा। तो भी अटैक होंगे वो प्रिसीजन अटैक कहा जाए कि होगा, या फिर केयरफुली कैलिब्रेटेड अटैक होगा। और यूएस ने का ये कहना कि वो किसी ऑफेंसिव अटैक में इसराइल की हेल्प नहीं करेगा लेकिन डिफेंस पे हेल्प करेगा, ये एक तरह से डी एस्केलेशन का इंडिकेशन है। शांति की अपील के बावजूद कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल ने कहा है कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। क्या इसराइल ईरान के हमले का जवाब दे सकता है? उसके पास क्या क्या विकल्प हैं? एक विकल्प तो यह है कि ईरान पे डायरेक्ट अटैक का एक डायरेक्ट हमले का जवाब डायरेक्ट हमले से दिया जाए। सो ईरान के अंदर कुछ मिलिट्री जो बेसेस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे अटैक किया जाए डायरेक्टली, जिसको कहें कि भाई आईडीएफ एक अटैक करे। बट ये अनलाइकली है गिवन द सिचुएशन दैट ईरान ने जो हमला किया है, सबसे पहले तो ये एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक कहा है इसको, प्लस ईरान को 12-15 दिन लगे, तकरीबन 13 दिन ईरान को जवाब देने में। और ये केयरफुली कैलिब्रेटेड एक तरह का जवाब है, जिसमें इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज को और यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड है, उनको इसके बारे में कुछ मालूम था कि ईरान कुछ हमले करने वाला है। तो डायरेक्ट अटैक ईरान पे करेगा इसराइल, ऐसा लगता कम है अभी। लेकिन और भी ऑप्शंस हैं इसराइल के पास, जैसे सीरिया में जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ऑफिसेज हैं या उनकी ट्रेनिंग प्लेसेस हैं, वहां पे अटैक किया जा सकता है। लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसके जगहों पे अटैक किया जा सकता है। इराक में अटैक किया जा सकता है। जैसा हम देख रहे हैं कि पहले 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया में डमस्कस में ईरान के कॉन्सुलेट पे एक हमला किया था, एक मिसाइल से हमला किया था, जिसमें आईआरजीसी के कुछ जनरल्स भी मारे गए थे। तो एक तरह से टिट फॉर टैट अटैक चल रहा है। और ऐसा कहना कि
इसराइल बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, वो भी गलत मेरे ख्याल से माना जाएगा। शायद 1-2 दिन में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसराइल की भी तरफ से कुछ जवाबी हमला किया जाएगा। अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट करने का वादा किया है, हालांकि उसने ईरान पर काउंटर अटैक से इनकार किया है, यानी वो खुद हमले में शामिल नहीं होगा। पहले भी अमेरिका ने कहा था कि वो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने के खिलाफ है। क्या अमेरिका का दबाव इसराइल को रोक सकता है, या एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है? एक्सपर्ट से समझते हैं। कई पोल हैं मिडिल ईस्ट। जब जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो कई पोल हैं। जैसे सऊदी अरेबिया एक पोल है, टर्की एक पोल है, इसराइल एक पोल है और ईरान एक पोल है। ये 4 हैं जो मेजर पोल हैं। उसके अलावा इजिप्ट को आप एक पोल भी मान सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा देश है और इसके पास भी एक मिलिट्री कैपेबिलिटी है। तो इसराइल और ईरान के बीच में अगर झगड़ा होता है तो ज्यादातर कंट्रीज मिडिल ईस्ट की वो इन्वॉल्व नहीं होंगी, नहीं होना चाहती है। जैसे सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, यूएई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, कुवैत, कतर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। जैसा हम देख रहे हैं कि गाजा में पिछले 6 महीने से वॉर चल रहा है, लेकिन ईरान और उसकी प्रॉक्सीज के अलावा कोई और अरब देश या इवन टर्की भी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है वॉर में। सिर्फ इजिप्ट और कतर वो मीडिएशन में इन्वॉल्व है। अब जो जैसे जॉर्डन ने भी, चूंकि जॉर्डन के ऊपर से कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स ईरान ने भेजा था, तो कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स को जॉर्डनियन मिलिट्री ने भी इंटरसेप्ट किया है। जो एक इंडिकेशन है कि अगर इस तरह का वाइडर एस्केलेशन होता है तो जॉर्डन इसराइल और यूएस के साथ खड़ा होगा। लेकिन और किसी कंट्री ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो किसके साथ खड़ा होगा। जहां तक मेरा मानना है वो ये है कि और कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगी, वो वेट करेंगी कि क्या सिचुएशन है। ज्यादातर अरब कंट्रीज और या खाड़ी के देश वो डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टली इसराइल को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो डी एस्केलेशन की बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जहां तक बात है कंट्रीज लाइक लेबनान, सीरिया, इराक का, तो ये ऑलरेडी प्रॉक्सी वॉर में के बीच में है इसराइल और ईरान के, और उनके लिए वॉर को अवॉइड करना इनएविटेबल, ये इम्पॉसिबल है कि वो लोग कंप्लीटली अवॉइड कर लें। तो उसका इराक के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इराक एक बड़ा देश है, वो यूएस का अलाई भी है, ईरान का दोस्त भी है, और इराक से उसका कोई डायरेक्ट झगड़ा भी नहीं है, लेकिन इसराइल को सपोर्ट भी नहीं करता है इराक। तो इराक के ऊपर बहुत झगड़े का असर होगा। इराक के लिए वॉर को अवॉइड कर देना मुश्किल होगा। सीरिया के लिए भी वॉर को अवॉइड करना कंप्लीटली मुश्किल होगा। और लेबनान के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि जो एक वॉर की सिचुएशन ऑलरेडी आ चुकी है। अब एक कंट्री बचता है यमन, जहां पे हुतीज जो एक रेबल ग्रुप है, उन्होंने काफी हद तक यमन का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा जो नॉर्दर्न एरिया है उसको कंट्रोल करते हैं वो टेरिटोरियली, और बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिसको वो कंट्रोल करते हैं। उन्होंने भी कुछ हमले में हिस्सा लिया है, और इसराइल के पहले भी रेड सी में इसराइल के शिप्स को वो अटैक करते रहे हैं, तो वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।